नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की साप्ताहिक समीक्षा आईआर विद प्रोफेसर पुष्पेश पथ के साथ। इस कार्यक्रम को हम विशेष रूप से समायोजित करते हैं उन प्रत्याशियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं। हमारा प्रयास हर बार यह रहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ उन मुद्दों पर दृष्टिपात करें जो संसार के पास के, पड़ोस के, दूर देशों में घट रही हैं, हमारी राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकती हैं, हमारी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि 2-3 ऐसे मुद्दे हों, ऐसे व्यक्ति हों, ऐसे जिन पर रोशनी डालने के साथ हम आपको समझा सकें कि उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और भविष्य पर हम उनका प्रभाव क्या पड़ सकता है। अक्सर हम ये मुद्दे 2-3 लेते हैं, मगर इस बार हम आपके साथ अपने संवाद का रूप थोड़ा बदल रहे हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो हमें ये लगता है कि जब आपके साथ हमारा ये संवाद होता है, तो अधिकांश प्रत्याशी पूरे कार्यक्रम को नहीं देखते हैं। शुरू के 2-3 मिनट देखते हैं, आखिर के 2-3 मिनट देखते हैं। कार्यक्रम को 2-3 मिनट देखकर छोड़ देते हैं, शायद यह सोचकर कि दोबारा देखेंगे। मुझे लगता है इसमें हमारा श्रम भी व्यर्थ होता है और आपका समय भी व्यर्थ होता है। यदि आपकी रुचि सिर्फ किसी भी विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी या छोटा-सा विश्लेषण सुनने की है, तो हम भविष्य में आपकी ज़रूरत को देखते हुए सिर्फ उतना ही एक संक्षिप्त टिप्पणी में आपको देंगे। मगर हमारा प्रयास ये है कि यदि आप वास्तव में गंभीरता से आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, तो करंट इवेंट्स के लिए, समसामयिक घटनाक्रम के लिए इन संवादों में जो 2-3 मुद्दे हम आपको हर बार देते हैं, उनको ध्यान से सुनें। एक बार में ना सुन सकते हो, तो एक बार में 3-4 मिनट, 5 मिनट में एक मुद्दा समझ लें, फिर दूसरा मुद्दा समझें और आगे पीछे जो कार्यक्रम की कड़ियाँ हैं, उनको भी बीच-बीच में दोहराते रहें। आपकी माँग थी कि आपको पीडीएफ मिले, तो हमने आपके इन कार्यक्रमों के साथ पीडीएफ देना भी सुलभ किया है। हमने आपको ये सुझाव भी दिया था कि यदि आपको कोई अपनी शंका का समाधान करना हो, तो आप सवाल पूछें, कमेंट्स करें। मगर वो भी हमें बहुत सीमित मात्रा में मिलते हैं और कमेंट्स अधिकतर इस प्रकार के होते हैं कि अच्छा कार्यक्रम था, हमें पीडीएफ बतला दीजिए, हमारी एमए के विषय में कुछ मदद इससे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, एक लंबा भाषण दीजिए, आदि-आदि। हम पीएचडी के बारे में कुछ लोगों ने मदद माँगी है। हमारा मानना है कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य सिर्फ आईएएस वाले छात्रों की मदद के लिए कार्यक्रम बनाना है। हम ये समझ सकते हैं कि जब तक आप प्रीलिम्स में व्यस्त हैं, तब तक शायद इन कार्यक्रमों को देखने की आपकी रुचि न हो, समय न हो, मगर यदि आप इनसे लाभ उठाना चाहते हैं और हम अपने समय को सार्थक रूप से व्यय करेंगे, तो शायद आपको मेंस की तैयारी के लिए प्रीलिम्स के बाद नियमित रूप से इन कार्यक्रमों को देखना चाहिए, बार-बार देखना चाहिए। हमारा हठ ये नहीं कि आप शुरू से अंत तक एक बार में देखें, मगर कम से कम जो कार्यक्रम आपके लिए तैयार किए गए हैं, उनको देखें नियमित रूप से। बहरहाल इस बार हम सिर्फ एक मुद्दे का चर्चा आपके साथ करेंगे और सिर्फ एक मुद्दे का चर्चा इसलिए करेंगे कि हमारी समझ में इस हाल के दिनों में, पिछले सप्ताह में एक ही मुद्दा ऐसा रहा है जो सर्वाधिक महत्व का है। पहले भारत की विदेश यात्रा पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, शंघाई सहकार संगठन की एक बैठक के लिए, मगर उसके बहाने हम चर्चा करना चाहते थे भारत-पाकिस्तान संबंधों की और उस शंघाई सहकार संगठन की जो शिखर वार्ता होने वाली है जुलाई में, उसके बारे में। मगर फिर एकाएक अचानक पाकिस्तान में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ऐसी उथल-पुथल मची है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्या टूटेगा, बिखर जाएगा? क्या पाकिस्तान के जो मददगार हैं वो उसकी मदद करते रहेंगे? और इस सब का क्या प्रभाव भारत-पाकिस्तान पर पड़ेगा? तो बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत यात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पाकिस्तानी राजनीति में एक ज्वालामुखी के विस्फोट का है और ये ज्वालामुखी का विस्फोट था पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी, जिसने पाकिस्तान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों को एक बार सवालिया निशानों के घेरे में खड़ा कर दिया है और कहीं न कहीं मार्शल लॉ, पर्दे के पीछे से जो सेना की ताकत है, वो निर्वाचित सरकार को कैसे प्रभावित करती है, उसका चर्चा इसके साथ ज़रूरी हो जाता है। और पाकिस्तान अभी बाढ़ से नहीं उभरा था, महामारी कोविड की चपेट से नहीं उभरा था, अफ़गानिस्तान में जो उथल-पुथल है उसका लावा बहकर पाकिस्तान में आ रहा था, एकाएक ये सारा घटनाक्रम हुआ है। इस पर हम दृष्टिपात करेंगे और यही हमारा विषय इस बार चर्चा का रहेगा। तो कृपया ध्यान से सुनें और फिर जो सवाल आपके मन में उठे, उन्हें पूछने से हिचकिचाएँ नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध समीक्षा आईएस के लिए ये तो शीर्षक है कार्यक्रम का। राजनयिक घटनाक्रम, पाकिस्तान में ज्वालामुखी का विस्फोट। इस बार एक ही घटनाक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। और ये ज्वालामुखी का विस्फोट क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी जब हुई तो बहुत नाटकीय तरीके से हुई। उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहे थे। कुछ समय पहले ऐसे एक प्रदर्शन के दौरान इमरान खान पर एक कातिलाना हमला हुआ था, उनके पैर में गोली लगी थी। उसके बाद उनको समन तामील किए गए थे कि अदालत के सामने खड़े हों, अपने को मौजूदगी दर्ज कराएं। वो इसमें असमर्थ रहे और उन्होंने कहा कि वो अदालत में स्वयं पेश होंगे। उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा था, उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान की सेना, पुलिस उनको रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब ये घटनाक्रम चल ही रहा था कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सेना जिसके वो प्रिय पात्र थे उसने अपना समर्थन उनसे हटा दिया। और इस कारण कुछ उनके जो समर्थक थे, उनकी सरकार का समर्थन करने वाले, उनकी पार्टी के कुछ तत्व भी उनसे अलग हो गए और इस कारण उनकी सरकार जो विश्वास मत थी उसे हासिल करने में सफल नहीं रही और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मगर ये भी घटनाक्रम चल ही रहा था, उनके इस्तीफा देने को लेकर भी प्रदर्शन चल रहे थे कि उन्हें एक और मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। वो मुकदमा था भ्रष्टाचार का। जब वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे तो अनेक विदेशी देशों की उन्होंने यात्रा की थी। वहाँ उन्हें उपहार मिले थे, कई उपहार महँगे थे। इन उपहारों के बारे में परंपरा ये है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या बड़ा मंत्री हो, जब उसको इस तरह के उपहार मिलते हैं, स्वदेश लौटने पर वो उनकी बाज़ार की कीमत चुकाकर उन्हें खरीद सकता है, अपने पास रख सकता है। इमरान खान ने भी ऐसा ही किया था। उनके पास घड़ियों का एक बड़ा भंडार था, महँगी घड़ियों का, जो उन्हें उपहार में मिली थी, जिनको उन्होंने सरकारी मालखाने से खरीद लिया। शायद कुछ रियायती मूल्य पे ही खरीदा हो, मगर उसके बाद उनकी नीलामी की, बेचा और उससे प्राप्त धन अपनी माँ की स्मृति में जो कैंसर अस्पताल है, उसमें उन्होंने लगा दिया। ऐसा वो पहले भी करते रहे हैं। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप इसके अलावा कोई नहीं लगा है। हाँ, लोग ये कहते हैं कि उनकी पार्टी में अनेक भ्रष्ट लोग थे, भ्रष्ट लोगों को उनका समर्थन प्राप्त था, उनका संरक्षण प्राप्त था, मगर राजनीति में ये सब इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इस बार जो घटनाक्रम नाटकीय था वो ये था कि जिस समय इमरान खान उच्च न्यायालय में उपस्थित थे, उन पर एक बहुत नाटकीय ढंग से रेंजर्स ने हमला किया और अदालत के परिसर में ही, उच्च न्यायालय के परिसर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। इसकी बड़ी निंदा हुई। हालांकि लाहौर उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये गिरफ्तारी न्यायालय के परिसर से हो सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इमरान ने इसके खिलाफ याचिका दायर की पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायपालिका में और वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बिल्कुल निहायत गैर कानूनी है और तत्काल इमरान खान को जमानत पर रिहा किया जाए। अब कोई विकल्प लाहौर उच्च न्यायालय के पास बचा नहीं। उन्हें 2 हफ्ते के लिए फिलहाल जमानत पर इमरान खान को छोड़ना पड़ा है। उच्च न्यायालय ने इमरान खान से ये भी कहा था कि वो अपने समर्थकों को ये आदेश दें, निर्देश दें कि वो हिंसक प्रदर्शन न करें, शांति बनाए रखें, सरकार की सहायता करें, शांति और व्यवस्था बनाए रखने पर। इसका आंशिक अमल ही इमरान खान ने किया है। उन्होंने ये घोषणा की है कि उनके समर्थक अहिंसक प्रदर्शन करते रहेंगे इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध, जिसमें उनके नेता को फंसाया जा रहा है, उनकी जान का खतरा बचा हुआ है। ऐसा पहले नहीं हुआ कि इन आंदोलनों के दौरान सेना को निशाना बनाया गया हो। इस बार इमरान खान के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी से बौखलाकर एक जो रावलपिंडी में जनरल का घर था, उस पे उसको जलाने की कोशिश की, आगजनी हुई और आगे पेशावर में जहां सेना मुख्यालय था, उसके ऊपर भी हमला बोला गया और सेना ने इस बार संयम से काम लिया, गोलियां नहीं चलाई प्रदर्शनकारियों पर। शायद उन्हें इस बात का एहसास है कि इमरान खान की तुलना किसी पुराने नेता से नहीं की जा सकती है। इमरान खान की लोकप्रियता असाधारण है। पाकिस्तान में किसी भी राजनेता, किसी भी सेना नायक, किसी भी बौद्धिक, किसी भी समाज सेवी से अधिक है। ये तब से नहीं, आज से नहीं, कई दशकों से है। जब 1992 में का पाकिस्तान को जितवाया था वर्ल्ड कप में इमरान खान ने, एक क्रिकेटर के रूप में वो बिल्कुल पूजे जाते थे अपने देश में, लगभग वैसे ही जैसी पूजा सचिन तेंदुलकर की भारत में होती रही है। और वो एक रईस खानदान में पैदा हुए हैं और वो अल्पसंख्यक सिंधी आदि भी नहीं है, वो पठान मूल के व्यक्ति हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं और प्रधानमंत्री के रूप में भले ही उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा हो, मगर उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़बरदस्त रही है। तो सेना चुप देखते रहने को इसलिए विवश है, ये सर्वविदित है कि जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे, तो इमरान खान को सेना का समर्थन प्राप्त था।
अब सेना किसी भी कारण से नाराज हुई है, उसके कारण की नाराजगी के कारण है कि इमरान खान को ये बार-बार ये आरोप लगाते रहे थे कि अमेरिकी सरकार प्रभावित करती रहती है पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी गुप्तचर संगठनों को, जिन्हें पाकिस्तान का डीप स्टेट कहते हैं, और इस कारण पाकिस्तान स्वाधीन निर्णय लेने में अक्षम है। तो उन्होंने रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। वो पहले बड़े नेता थे जो पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मॉस्को पहुंचे और उन्होंने अपना मुक्त समर्थन पुतिन को दिया। तब लोगों ने कहा शायद वो जल्दबाजी कर रहे हैं, और उनके संबंध चीन के साथ भी निरंतर अच्छे रहे हैं। और हाल के दिनों में उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के हितों को देखते हुए, आर्थिक और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए, यदि सस्ते दर पर हमें रूस से तेल मिल रहा है तो हम खरीदेंगे। चीन यदि हमारी आर्थिक सहायता संरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए कर रहा है तो हम वह भी करेंगे। इस कारण शायद अमेरिका उनसे खिन्न और नाराज था, और कुछ उनके मित्र जो अमेरिका के पक्षधर हैं, सऊदी अरब, खाड़ी देश, अमीरात, वो सब भी शायद क्रमशः उनसे बेरुखी दिखा रहे थे। मगर कई बार इनको इमरान खान को तिरस्कृत होना पड़ा था। जब वो आर्थिक सहायता मांगने गए थे, लेने गए थे, उन्हें शाही विमान ऐसे आने जाने के लिए न्योता नहीं दिया गया था सऊदी अरब में। जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कुछ बेरुखी उनके प्रति दिखाई थी। मगर कुल मिलाकर सेना इस समय इमरान खान की लोकप्रियता के सामने लाचार नजर आ रही है। जो बात साफ हुई है इन प्रदर्शनकारियों से आंदोलनों में, कि पाकिस्तान आज साफ-साफ 2 खेमों में बँटा है। एक खेमा इमरान समर्थक है, तो दूसरा खेमा इमरान विरोधी। यह निर्विवाद है कि इमरान की लोकप्रियता का मुकाबला कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता। अतीत में जब कहा जाता था कि जब भुट्टो को न्यायिक मृत्युदंड के द्वारा रास्ते से हटाया था जनरल ज़िया ने, तो उनके बारे में कहा जाता था कि सिंध झुलसने लगेगा आग की लपटों में, मगर ऐसी कोई बगावत नहीं हुई। मगर देखें तो भुट्टो लोकप्रिय नेता थे, भुट्टो करिश्माई व्यक्तित्व के धनी थे, मगर भुट्टो एक कस पुश्तैनी शासकीय परंपरा का हिस्सा थे, बड़े भूपति थे, सिंधी थे, अल्पसंख्यक थे, और उनकी अपनी जीवन यापन शैली एक अय्याश रईस की थी और एक तुनक मिजाज तानाशाह की थी, जिसकी कीमत उन्होंने चुकाई। उन्होंने सोचा कि जिसको वो जनरल पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बना रहे हैं, वो उनका चरण चुम्बन जीवन पर्यंत करता रहेगा, मगर जनरल ज़िया ने बगावत की। उन एक तख्तापलट के बाद उनको गिरफ्तार किया। उन पर एक मृत्युदंड के आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया, और भले ही उसे आप कंगारू कोर्ट कहें, कुछ कहें, उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। मगर भुट्टो के बारे में एक बात थी कि भुट्टो की जो सहभागिता जनरल टिक्का खान, याह्या खान के काल में रही थी विदेश मंत्री के रूप में, वो अंशतः कलंकित उस वंशनाशक नरसंहार के लिए भी हुए थे, जिसका अंत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के साथ हुआ। और जब जो सेना हारी, तो सेना उस समय बहुत शर्मिंदगी का महसूस कर रही थी, क्योंकि उस वो पाकिस्तान की एकता और अखंडता की रक्षा करने में असमर्थ रही थी, और सारी दुनिया में उस वंशनाशक नरसंहार की निंदा हो रही थी, जिसके लिए बांग्लादेश के बूचर टिक्का खां निंदनीय थे। तो भुट्टो उस सरकार के साथ जुड़े रहे थे। तो भुट्टो की कोई तुलना आज इमरान खान से नहीं की जा सकती है, क्योंकि इमरान खान पर कोई भी ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि सेना के भ्रष्टाचार के लिए वो जिम्मेदार हैं, सेना की अदूरदर्शिता के लिए वो जिम्मेदार हैं, या अफगानिस्तान में जो साठगांठ तालिबान के साथ हक्कानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तानी सेना की या आईएसआई की है, उसमें उनकी कोई हिस्सेदारी रही है। और यदि वो बार-बार अमेरिका की निंदा करते हैं और कह रहे हैं, तो इसी तरह का पत्र एक बार नवाज शरीफ ने भी लिख के भेजा था, जिसकी कलई खुल गई थी और काफी उसके बाद थू-थू हुई थी सेना के ऊपर, कि सेना किस तरह से काम करती है अमेरिकी आदेशों पर, और किस तरह जो भी प्रधानमंत्री या सदर पाकिस्तान में कोशिश करता है स्वाधीन बनने की, उसको पाकिस्तान पर उतरने की कोशिश करती है। अ, पाकिस्तान में जो रस्साकशी चल रही है, वो आज न केवल सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के कई देशों में भी देखी जा सकती है। हर जगह कुछ बातें बुनियादी महत्व की हैं, और यही रेखांकित करता है ज्वालामुखी के विस्फोट की महत्ता को पाकिस्तान में। तानाशाही बनाम जनतंत्र की लड़ाई एक है, कट्टरपंथी धार्मिकता और आतंकवाद के बीच क्या रिश्ता है, इसकी परीक्षा करने की जरूरत हर जगह है। इसके अलावा आधुनिक वैज्ञानिक सोच और मध्ययुगीन सोच के भंवर में फंसे देशों के सामने जो आर्थिक संकट है, क्या उससे वो कभी उभर सकते हैं, या वो विदेशी सहायता पर निर्भरता, पर जीविता जो उनकी है, वो उन्हें मजबूर करती है कि उनका सोच जियो और जीने दो वाला हो आतंकवाद के साथ। कहीं न कहीं
असहिष्णुशील धार्मिक कट्टरपंथी का मुखौटा पहनने को हर नेता मजबूर हो, हर नेता को लोक लुभावन नारे देने जरूरी हो, और जो करिश्माई नेता होता है तो क्या ये गारंटी कौन दे सकता है कि ताकत में आने के बाद वह फिर अधिनायकवाद की ओर, ऑथोरिटेरियनिज्म की ओर नहीं बढ़ेगा। इन सारे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई भी छात्र अनदेखा नहीं कर सकता। ये बातें तो वो हैं जो पाकिस्तान के और बाकी तीसरी दुनिया के सभी देशों में समान है, मगर पाकिस्तान की कुछ अंदरूनी कमजोरियां हैं जिनके ऊपर दृष्टिपात करना जरूरी है। वहां एक राजनीतिक हत्याओं का लंबा इतिहास है। लियाकत अली खान जो पहले प्रधानमंत्री थे 1949 से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो की न्यायिक हत्या 1978 में, जनरल जिया का कत्ल एक विमान दुर्घटना में, और बेनजीर भुट्टो की हत्या 2007 तक। अब बेनजीर भुट्टो की हत्या के बारे में एक बात और, कुछ लोग कह सकते हैं कि 1949 की बात बड़ी पुरानी हुई, 1978 की बात भी बड़ी पुरानी हुई, मगर बेनजीर भुट्टो का कत्ल 2007 में हुआ था, और वो जब निर्वसन में रह रही थी अमेरिका में स्वेच्छा से, तब उन्हें वापस भेजा गया था, और अमेरिका ने और जनरल मुशर्रफ ने, दोनों ने उन्हें ये भरोसा दिलाया था कि उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त पाकिस्तानी सरकार और सेना करेगी। पर उनकी जान गई, मगर उस समय भी जो उनकी लोकप्रियता थी उसमें उसकी कोई तुलना आज इमरान की लोकप्रियता से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि बेनजीर भुट्टो अपने पिता की पुत्री थी, अपने दादा की पोती थी, और वो भी भले ही शिमला समझौते के वक्त अपने पिता के साथ भारत आई थी, केम्ब्रिज में पढ़ी थी, आधुनिक मिजाज की थी, मगर उनकी शादी जब जरदारी साहब से हुई थी तो उन पर पारिवारिक भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, और भुट्टो परिवार में जो बिगड़ी संतानें लड़के थे, वो उनका गठजोड़ कराची सिंध के उन आपराधिक संगठनों के साथ था जो अपने आप को कानून के ऊपर समझते थे। तो ये सारी बातें ऐसी हैं, इनका कोई संबंध इमरान की छवि के साथ नहीं किया जा सकता है। दूसरी प्रवृत्ति जो पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी को जगजाहिर करती है, वो सैनिक तख्ता पलट द्वारा जनतंत्र की हत्या है। अयूब खान ने 1958 में उन्हें फिर त्याग तभी किया एक दशक के बाद, जब उनके विरुद्ध छात्र आंदोलन 1968 में हुए। जनरल जिया ने तख्ता पलट किया 1977 में, जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया नवाज शरीफ के खिलाफ 1999 में, फिर वो निर्वाचित राष्ट्रपति बने, सीईओ पाकिस्तान के बने। मगर आज इन सब बातों में भी अंतर है कि पाकिस्तान की जनता का भरोसा पाकिस्तान की फौज आज उससे भी अधिक हो चुकी है जितना 1971 में पाकिस्तान की झूठ और बांग्लादेश के उदय के समय था। व्यापक भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और यदि कानून और व्यवस्था खंडित होते हैं सिंध में, लाहौर में, पख्तूनवारी इलाके में, बलूचिस्तान में, इस सब के लिए सेना ने अपने को अक्षम प्रमाणित किया है बरकर बनाए रखने के लिए। आज सेना का मनोबल मार्शल लॉ लगाने का नहीं है। इसका एक कारण ये है कि पाकिस्तान पर विदेशी सहायता का भारी बोझ है। पाकिस्तान इस विदेशी सहायता पर निर्भर है, और पाकिस्तान को विदेशी सहायता मिलना बंद हो जाएगा यदि खुल्लम खुल्ला मार्शल लॉ लग जाएगा, पाकिस्तान की फौज सामने आ जाएगी, उसके खिलाफ जनाक्रोश का विस्फोट होगा, और आज जिस तरह से देश भर में हिंसक दंगे भड़क रहे हैं, फौज कहां कहां गोली चलाएगी, कहां कहां निहत्थे नागरिकों को मारेगी, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पठान पख्तूनवा में। तो ये सारी बातें हैं। यदि एक दृष्टिपात आप इस तालिका पर करें तो सऊदी अरब ने 2014 में 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान को दिए थे, 2018 में 3 अरब डॉलर दिए, 3 अरब डॉलर का तेल दिया, और 2021 में अभी हाल में कोविड के बाद फिर 3 अरब डॉलर अमेरिकी दिए, और 1 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण तेल खरीदने के लिए दिया। तो पाकिस्तान की निर्भरता इस कट्टरपंथी अनुदार निरंकुश राजशाही पर काफी है। तो कहीं ना कहीं अमीरात से इसने 2 अरब डॉलर 2019 में प्राप्त किए, 2023 में 1 अरब डॉलर का वादा अमीरात से मिला है। कतर से 2019 में 3 अरब डॉलर मिले हैं। कतर और सऊदी अरब के संबंध आपस में खटास वाले हैं। कतर को कट्टरपंथी राज्य माना जाता है, और मुस्लिम आतंकवाद को संरक्षण देने वाला इस्लामी आतंकवाद को, तालिबान के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। मगर एक बात ये भी है कि आज सभी ये मुस्लिम देश अपनी नीति बदल रहे हैं। वो अपने को तेल पर आश्रित नहीं रखना चाहते हैं। अब्राहम समझौतों में इजराइल के संबंधों के बाद इजराइल के संबंध सुधरे हैं, खाड़ी देशों के साथ, अमीरात के साथ, सऊदी अरब के साथ भी सुधर रहे हैं, ओमान के साथ। और इसके बाद जो
ये सारे देश हैं, इनको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान को ही सहायता देते रहना कि वो एक इस्लामी देश है, अकलमंदी का काम नहीं है। वो एक ऐसी बाल्टी है जिसमें एक छेद है, जहां पैसे का कोई लाभ वो वहां की जनता को नहीं मिल सकता। न इसका ये भरोसा है कि इससे सहमति उनकी नीतियों को पाकिस्तान देगा। पाकिस्तान की परनिर्भरता के नतीजे अमेरिका ने 1948 से 2015-16 तक, ये क्षमा करें ठीक नहीं लिखा है, 2015-16 के बदले 2156 दिख रहा है, 2015-16 खरबों नहीं, लगभग $1.25 खरब पाकिस्तान को दिए थे। ट्रंप ने इस खाते को बंद कर दिया और कहा कि इस तरह के पैसे की फिजूल खर्ची अमेरिका नहीं करेगा, पाकिस्तान को खुद अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। अमेरिका की जगह आज चीन ने ले ली है। आज अमेरिका के बदले चीन वो भरपाई कर रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह चीन के अधीन है, उसके उधार से दबा राज्य है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी स्वाधीन नहीं रह गई है और सैनिक भ्रष्टाचार के लिए भी यह विदेशी सहायता ही जिम्मेदार है, क्योंकि विदेशी सहायता पाकिस्तान के नागरिक को नहीं मिलती, वो संरचना के ढांचे के विकास में नहीं जाती। इसका बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के सेना नायक आपस में मिल बांट लेते हैं और जो बड़े बड़े ठेके विदेशी कंपनियों को दिए जाते हैं वो भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होते, उनकी निगरानी पाकिस्तान के राष्ट्रहित में नहीं होती। मगर फिर एक बार हम इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि आप ऐसा ना समझें कि हम पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, पड़ोसी बैरी है, उसी की कमजोरियों का चर्चा कर रहे हैं। अनेक ऐसी प्रवृत्तियां उदीयमान हैं जो पूरे पूरे क्षेत्र में व्याप्त हैं। दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देश इसी रोग से ग्रस्त हैं। श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कंबोडिया हो, ये सब चीन के प्रभाव में हैं और अन्य राज्य अमेरिका और विश्व बैंक का मुंह जोड़ते हैं। थाईलैंड हो, फिलीपींस हो, चीन का प्रभाव हाल के वर्षों में तेजी से अफ्रीका तथा लातीनी अमेरिका में भी बढ़ रहा है। वो अर्जेंटीना हो, पेरू हो, पैराग्वे हो, वेनेजुएला हो, और ये सारे क्षेत्र जो कभी अमेरिका का आंगन कहलाते थे उसके प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो रहे हैं। यहाँ सब भी अधिनायकवाद बनाम जनतंत्र तथा धार्मिक कट्टरपंथी की चुनौतियां हमको सामने नजर आ रही है। इंडोनेशिया इससे जूझता रहा है, मलेशिया भी। बाली में नाइट क्लब में बम फटने के बाद लगभग एक दशक पहले सभी जगह अनुदार कानून पारित किए जा रहे हैं, सांप्रदायिक द्वेष भड़काया जा रहा है, कहीं समलैंगिक विवाह गैर कानूनी करार करने की मांग है, कहीं गर्भपात विरोधी मांग है, कहीं ईश्वर द्वेष के जो कानून है उनको कट्टरता से लागू करने की मांग है, कहीं जो फौजदारी का जाब्ता होता है, दंड प्रक्रिया है, उसको अंग भंग वाला शरीयत का कानून लागू करने की मांग होती है। ये आर्थिक मुद्दे हाशिए पर पहुंच चुके हैं। चाहे समलैंगिक विवाह हो, चाहे गर्भपात हो, ये सारे सोच एक मध्ययुगीन सोच का नतीजा है। मगर क्या इसके चलते कोई भी ये देश, छोटा या बड़ा, नेपाल हो या म्यांमार, श्रीलंका हो या भूटान, थाईलैंड हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, ओमान हो, क्या ये सब कभी भी आधुनिक हो सकते हैं? ये हमारे लिए सोचना इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पड़ोस में बांग्लादेश है, जहां जन्म से ही अनुदार फौजी तानाशाही, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक तत्वों का संघर्ष जारी रहा है। 1975 में शेख मुजीब की परिवार की हत्या के बाद जनतंत्र पोषक पक्ष के ऊपर कुर्बा परस्ती का आरोप लगता रहा है, तो विपक्ष में जो इस्लामी आतंकवादियों को अपना हथियार बनाने की कोशिश करता रहने की बात उठती रही है। जबुल तहरीर, जमातुल मुजाहिदीन, अंसारुल बांग्ला टीम जैसे संगठनों के तार कहा जाता है सीधे सीधे आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े हुए हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों के कारण और पूर्वोत्तर में अलगाववादी उपद्रवियों की वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंध इस सरहद पर बेहद संवेदनशील बने रहते हैं। सरहद पार की अस्थिरता पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, कभी भी अस्थिरता भारत के हित में नहीं हो सकती है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में खास तौर से कभी भी एक तरफा पहल नहीं कर सकता। हमें समझना होगा कि हमारा प्रमुख बैरी प्रतिद्वंदी चीन है, जो कठपुतले के रूप में पाकिस्तान का उपयोग, कठपुतले ही नहीं जहरमोहरे के रूप में पाकिस्तान का उपयोग करता रहेगा। चीन तथा अमेरिका दोनों के लिए पाकिस्तान आज भी भारत से अधिक संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्र है, बना रहेगा। इनमें से कोई भी हमारे हितों को प्राथमिकता नहीं देगा। अतः पाकिस्तान में जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसका सामना हमें अकेले करना होगा। हमारे सामने राजनीतिक चुनौतियां अधिक जटिल होती जा रही हैं। दूरदर्शिता और ठंडे दिमाग से ही राजनीति संचालन की को परमावश्यक कहा जाना चाहिए। एक तरफा पहल का समय अभी नहीं रहा है, मगर साथ ही हमको ये एक सतर्क
नजर रखनी होगी कि पाकिस्तान में ज्वालामुखी विस्फोट का लावा बहकर हम तक न पहुंचे। अभी इतना ही, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।